अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुर्तज़ा है और आज हम लोग स्ट्रक्चर का मेन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्जुगेट बीम। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। उसने हमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी हुई है जहाँ पर 6 फुट के बाद हमारे पास एक लोड लग रहा है जो कि है 24 किप का, और वो बोल रहा है कि हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम करो एट पॉइंट डी। उसने हमें ई और आई की वैल्यूज़ दी हुई हैं, साथ में वो स्लोप मालूम करने को बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम पुराने लेक्चर्स में करते थे, जिसने नहीं देखे वो जाकर लाजमी देखे। जैसे हम पुराने लेक्चर्स में करते थे, मोमेंट निकालेंगे और फिर सबमिशन ऑफ वाई एक्सिस करेंगे। सबसे पहले तो इसका मोमेंट निकालो। सबसे पहले आराम से मोमेंट निकालो। सबमिशन ऑफ मोमेंट एट द रेट ए वाई इक्वल्स टू 0। अब ये जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं क्लॉकवाइज हम ले रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है। अब इसका मूवमेंट कैसे निकलेगा? अब देखो, ये जो 24 किप है, ये जो 24 किप का लोड है या किलो का लोड है, तो वो देखो अगर तुम, तो वो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज की तरह घूम रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मूवमेंट कैसे लेते थे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स लगी 6 फुट के ऊपर, इसके अलावा बीच में कोई लोड नहीं है। अब डायरेक्ट आ रहा है बी। अब बी क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे बी माइनस बी वाई। अब टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, 18 इक्वल्स टू 0। अब 24 6 क्या होता है, इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लो। ये हो गया 144 इक्वल्स टू, यहाँ ये वहां ले जाओ, बी वाई 18। अब इसको यहाँ डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बी वाई की वैल्यू? तो हमारे पास बी वाई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 8 किप, ठीक है। यहां पर हमने क्या निकाल लिया, मोमेंट निकाल लिया, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं और सबमिशन ऑफ एफ वाई निकालेंगे, सही है। हमने क्या अज्यूम किया, सबमिशन ऑफ जितनी भी फोर्सेस वाई एक्सिस पे लग रही है उनका सम 0 है, ये हमने अज्यूम किया। अब देखो यहाँ पर पहली फोर्स लग रही है ए वाई की ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव ए वाई। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, और हम लोग हमेशा से ग्राफ में पढ़ते हुए आए प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स और माइनस एक्स। जिसने भी पुराने लेक्चर्स देखे होंगे उसको याद होगा, और जिसने नहीं देखे वो लाजमी जाकर देखना। तो ऊपर की तरफ ए वाई लग रहा है, फिर लोड लग रहा है 24 किप का नीचे की तरफ, 24 किप का, फिर कोई और नहीं लग रहा लोड। अब डायरेक्ट बी वाई आ रहा है ऊपर की तरफ जो कि प्लस में आएगा, बी वाई इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पर क्या आया, ए वाई। क्यों? क्योंकि ए वाई की हमें वैल्यू पता नहीं थी, ए वाई ही निकाल रहे हैं हम लोग। तो 24 प्लस बी वाई की वैल्यू हमने अभी निकाली 8 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को माइनस प्लस कर दो, तो ये आ गया ए वाई माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब माइनस 16 है उधर ले जाओ, तो ए वाई क्या आ गया, प्लस का 16 किप। यहां तक बात क्लियर हुई? ये बिल्कुल वही वाला पुराना वाला हमारा मेथड चल रहा है, कोई अभी हमने कोई भी नई चीज इस्तेमाल नहीं की है, बिल्कुल पुराना वाला मेथड चल रहा है, सही है। तो यहां तक हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम लोग क्या करते थे, हमेशा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम बनाते थे, यही करते थे। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, और ये बी वाई और ए वाई जो है इसको मैं लिख रहा हूं एक साइड के ऊपर, जैसे हम लोग हमेशा से करते आए। ए वाई हमारे पास क्या आया 16 और बी वाई क्या आया 8, सही है। हमने इन दोनों आंसर्स को अपने साइड पे लिख लिया, क्यों? क्योंकि हमारी जरूरत पड़ेगी अभी। बाकी इसको अभी हम मिटा देते हैं, सही है। सवाल समझ में आ गया। ई आई की वैल्यू भी हम अपने पास यहाँ पे लिख लेते हैं। ई की वैल्यू क्या थी 30,000 और आई की वैल्यू क्या है 400, ठीक है। इंचेस में है, याद रखना है इंचेस में है, यहाँ पे लिख देता हूँ इंचेस के अंदर है। इसको हम लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट करना है, पहले फिट में फिर रेडियन में, समझ में आ रही है बात?
उस अब देखो सॉल्यूशन अब हम लोग करेंगे, इसको ज़रा मैं मिटा दूं, ठीक है। अब मिटाया क्यों मैं, उसकी एक वजह है। अब यहाँ पर हमारे पास बनेगी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम, जो सबसे मेन डायग्राम है, सही है। यही हमारे पास सबसे मेन है अभी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लाइन खींचेगी, ठीक है, जैसे हम लोग शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालते आए अब तक। ये हो गया शियर फोर्स और ये हो गया बेंडिंग मोमेंट। यहां पर आ गया ओरिजिन यानी 0, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारे पास ए वाई है। अब ए वाई की हमारे पास क्या वैल्यू थी, 16। तो फर्ज करो हमारा ए वाई यहां कहीं पर आ गया, ये आ गई 16 की वैल्यू, सही है। फर्ज करो हमारे पास ए वाई यहां कहीं आ गया, ये बन रही है शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। ये हो गई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सही है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहां पर शियर फोर्स डायग्राम है। अब देखो हमारे पास ए वाई था, ए वाई हमारे पास वैल्यू क्या थी 16 की, तो 16 तक आ गया। अब देखो यहां तक कोई लोड नहीं लग रहा, तो यहां तक इसकी गाड़ी ऐसे ही चली जाएगी, सही है। ये बिल्कुल पुराने वाले मेथड है जो हमने पुराने सवालात में, पुराने टॉपिक जो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के किए हैं, बहुत सारे बेंडिंग मोमेंट यूडीएल के ऊपर भी हमने किया है, लाजमी जाकर देखना, ठीक है। अब यहां तक कोई लोड, अब देखो यहां पर हमारे पास 24 किप का लोड पड़ रहा है पॉइंट सी के ऊपर। अब 16 माइनस 24 ये आ गया हमारे पास क्या, -8, यानी नीचे की तरफ जाएगा। फर्ज करो -8 यहां कहीं आ गया, ये आ गया हमारे पास -8, ठीक है। फर्ज करो यहां तक हमारे पास आया -8। अब देखो यहां पर, अब देखो यहां पर कोई लोड नहीं लग रहा, अब डायरेक्ट लोड लग रहा है बी वाई के ऊपर, तो यहां तक ग्राफ हमारा बिल्कुल सीधा चलेगा, सही है। अब ये -8 यहां तक चला सीधा। अब देखो ये तो माइनस है, मगर जो कि बी वाई था वो हमारे पास कितना था, +8, तो -8 और +8 कितना हो गया 0, और ये यहां पर आ गया, सही है। तो क्या बताया था हमने ग्राफ में कि जब भी हमारा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम 0 पर आ जाए, 0 से स्टार्ट होती है 0 पर आ जाती है, तब हमारा जवाब बिल्कुल ठीक होता है, मतलब हमारी शेयर फोर्स की डायग्राम बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम। अब देखो बेंडिंग मोमेंट में भी 16 है। अब 16 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 से, जैसे पुराने करते थे हम लोग, 16 × 6, ये आया हमारे पास 96। फर्ज करो 96 हमारे पास यहां कहीं आ गया, 96, सही है। 96 हमारे पास यहां कहीं आया। फिर हम लोग क्या करते थे, देखो 16 हमने इसलिए भी लिया क्योंकि हमारे पास ए वाई से स्टार्ट कर रहे थे, और 16 इसलिए भी लिया क्योंकि यहां पर शेयर फोर्स में 16 था, और इसको मल्टीप्लाई करवाया हमने इसके साथ, सही है। अब देखो यहां पर है -8 और यहां पर डिस्टेंस कितना है 3 का, तो पहले 8 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 3 ज़ा 24। अब देखो 24 जो है वो नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि -8 ने मल्टीप्लाई करवाया 3 से, और -8 जो है वो के नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव एरिया के अंदर है -8, और उसने 3 को मल्टीप्लाई करवा के आंसर दिया 24। तो कैसे करेंगे, 96 - 8 मल्टीप्लाई बाय 3, सही है। तो 96 - 24 तो कितना होगा, ये आ गया हमारे पास 72, सही है। तो 72 हमारे पास ग्राफ आएगा थोड़ा सा नीचे, ये आ गया हमारे पास 72, सही है। यहां पर कहीं आया हमारे पास 72। अब देखो यहां पर इस पूरे एरिया के ऊपर -8 चल रहा है और कोई लोड नहीं लगा, तो -8 को अब 9 से मल्टीप्लाई करवाओगे, कैसे, अब देखो 8 × 9 और क्या 72 माइनस, क्यों माइनस आया, क्योंकि अभी भी नेगेटिव वाला एरिया चल रहा है, तो 72 -
8 9 का क्या होता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 72 होता है। तो 72 माइनस 72 हो गया 0, तो हमारे पास ग्राफ क्या आ गया, 0 पर टकरा गया। सही है, तो ये हमारे पास आ गई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बन गई। यहां तक हमारे पास था सिंपल, बिल्कुल जो हम लोग अभी तक करते हुए आ रहे हैं, जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, जितना भी चीज़ें की हैं, वो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के भी पुराने टॉपिक्स में जाके देखना, उसमें यहां तक हम लोग सिंपल चलते हुए आए। अब जो कि हमारा टॉपिक था कॉन्जुगेट बीम का, अब हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, अब यहां पर एक बनेगी डायग्राम कॉन्जुगेट बीम की। सही है, ये डायग्राम बनेगी कॉन्जुगेट बीम की। सही है, कॉन्जुगेट बीम की अब ये डायग्राम बनेगी। अब कॉन्जुगेट बीम की डायग्राम कैसे बनती है, जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है वही कॉन्जुगेट बीम होता है, मगर उसके अंदर हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं। वो क्या चेंजेस करते हैं वो अभी हम बताएंगे। सही है, तो यहां पर फर्ज करो हमारे पास कॉन्जुगेट बीम की डायग्राम ऐसे करके कुछ ऐसे बन गई। सही है, यहां पर क्या था हमारे पास 96 ये जो हाइट थी इस पॉइंट के ऊपर, और ये पॉइंट के ऊपर क्या था हमारे पास 72। अब ये हमारे पास कॉन्जुगेट बीम तैयार हो रही है, इसको गौर से समझना है। अब देखो कॉन्जुगेट बीम का एक रूल होता है, जो भी हमने ऊपर निकाला है ना, ये 96 और 72, ये कॉन्जुगेट बीम के अंदर हाइट बन जाती है। और ये कॉन्जुगेट बीम के अंदर जो लोड हम लोग जो नॉर्मल बीम के अंदर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जो हमारे पास लोड होता है, उसको हम कॉन्जुगेट बीम के अंदर EI से डिवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आया 96 अपॉन EI और 72 अपॉन EI। यहाँ तक बात क्लियर है? क्या बोला मैंने, कॉन्जुगेट बीम के अंदर हम लोग जो के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नॉर्मल बीम के अंदर जो लोड होता है कॉन्जुगेट बीम में, उसको हम लोग EI से डिवाइड करवा देते हैं और वो हमारी बन जाती है हाइट। अब वो हाइट कैसे बनती है वो मैं बताता हूँ। अब कॉन्जुगेट बीम है, इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एरोज लगातार नीचे, जैसे हम लोग UDL में नहीं करते थे वैसे ही हम लोग करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्जुगेट बीम तैयार हो रही है। अब यहां पर हमारे पास क्या थी 6 और ये थी 9 और 3। अब देखो यहां पर तो हम लोग करेंगे 6 फुट। सही है, अब देखो यहां पर अगर हमारी मेरी बात देखो तुम, तो यहां पर ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है। सही है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो क्या मैं इसको इस तरीके से 12 फुट लिख सकता हूं? सही है, मैंने कुछ भी नहीं किया, बीम की लेंथ अभी भी वही है 12 और 6 18 लेंथ अभी भी चल रही है। सही है, अब क्या करते हैं हम कॉन्जुगेट बीम के अंदर, हम ट्रायंगल की जब एरिया मालूम करते हैं तो उसके अंदर हम लोग ये चीज़ पुट करते हैं। सही है, जो हमारे पास बेस होती है डायमेंशन के अंदर, अब उसको क्या करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास, फॉर्मूला होता है लेंथ प्लस A अपॉन 3। ठीक है, लेंथ क्या हो गई हमारे पास, लेंथ हो गई जो कि टोटल लेंथ थी 18 की। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब लेंथ क्या थी हमारे पास, लेंथ थी, टोटल लेंथ कितनी थी 18, ये टोटल लेंथ कितनी है 18 की, 18 प्लस A के अंदर क्या पुट करेंगे 6, क्योंकि हमारे पास जो इस पॉइंट जो कि A से C तक पॉइंट की जो लेंथ है वो 6 है, डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास एक नई लेंथ निकल के आई। ये एक तरह से हम लोग एक नई बीम बना रहे हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से। सही है, एक अलग डायग्राम बना रहे हैं। 18 प्लस 6, तो हमारे पास इससे आंसर क्या आया 8। तो ये हमारे पास लेंथ कितनी हो गई 8 फुट। सही है, ये हमारे पास अब नई लेंथ आ गई, और ये हमारे पास ये थी 12। अब कैसे करोगे, लेंथ यही वाले फॉर्मूले में पुट करो,
लेंथ टोटल कितनी थी 18 प्लस ए कितनी है 12 डिवाइडेड बाय 3, 18 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3, तो कितनी आ गई हमारे पास 10 फुट। तो हमारे पास एक और नई लेंथ आ गई कितनी 10 फुट की। सही है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम लोग आगे चलते हैं। सही है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोगों ने यहाँ तक काम कर लिया। अब देखो यहाँ पर जो है ये जो 96/EI का लोड है वो तो C पॉइंट के ऊपर लग रहा है और 72 EI का लोड है वो D पॉइंट के ऊपर लग रहा है। मगर हमें एक ऐसा लोड निकालना है कि हमें पता चले कि पूरी बीम के ऊपर एक साथ कितना लोड लग रहा है। तो ये कैसे निकालते हैं? तो ये निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ब्रेथ इनटू हाइट। सही है। अब देखो ये जो हमने नई लाइन निकाली थी ना वो हमने इसके लिए निकाली थी। सही है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हाफ ब्रेथ क्या है इसकी 8, ब्रेथ तो 18 है ना भाई। ठीक है। अब जो हम लोग इस फॉर्मूले में, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम लोग इस फॉर्मूले से इस पूरी बीम के ऊपर एक साथ कितना लोड लग रहा है, टोटल कितना लोड लग रहा है वो निकालेंगे हम लोग। सही है। अब उसके लिए, अब क्योंकि हम लोग पूरी बीम का लोड निकाल रहे हैं तो इसलिए हम लोग ब्रेथ यानी लेंथ जो हम लेंगे वो कितनी लेंगे 18, क्योंकि बीम की लेंथ कितनी थी 18 और हम टोटल लोड बीम के ऊपर जितना पड़ रहा है वो हम निकाल रहे हैं। सही है। हाइट कितनी थी हमारे पास? अब देखो हाइट, अब मैक्सिमम हाइट मैंने क्या बोला था, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हमारे पास मैक्सिमम लोड होता है वो हमारे पास कॉन्जुगेट बीम में मैक्सिमम हाइट बन जाती है। तो यहाँ पर 96/EI हमारे पास एज अ हाइट काम करेगी, 96/EI। सही है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 18। EI की वैल्यू अभी हम पुट नहीं करेंगे, ठीक है। 864/EI। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये एरिया भी है और ये टोटल लोड है, मतलब जो बीम के ऊपर पूरा लोड लग रहा है वो हम एज अ लोड हम लोग ले रहे हैं। और वो कौन से पॉइंट के ऊपर लग रहा है, वो इसी पॉइंट के ऊपर लग रहा है, पॉइंट नंबर C के ऊपर ही लग रहा है। ठीक है। कितना लग रहा है 864/EI। अब हमारे पास क्या आ गया, एक नया लोड आ गया। सही है। अब एक नया लोड आ गया मतलब एक तरह से नई बीम बन गई। तो जब नई बीम बन गई तो हम उसका एक अलग मोमेंट निकालोगे, ऐसा ही है ना, एक अलग मोमेंट निकालेंगे। अब कैसे निकालोगे, सब्मिशन ऑफ m @ AY इक्वल्स टू 0। सही है, ऐसा ही है। अब यहाँ पर जो अब हमारे पास अब AY तो यहाँ तक चला आ रहा था, ठीक है, ये AY था, नॉर्मल के लिए BY था। अब हम लोग चूंकि एक नई बीम के ऊपर कॉन्जुगेट बीम के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम एक अलग नाम दे दें तो बेहतर है। ये हम लोग इसका क्या नाम दे दोगे, चाहो तो R-A नाम दे दो, चाहो A-Y नाम दे दो, जो भी मर्जी आए। यहाँ पर R-B, ठीक है, ये एक ये दूसरा। सही है, दोनों का हमने नाम तब्दील कर दिया। यहाँ पर भी तब्दील कर दो, क्या था R-A। सही है। अब यहाँ पर तुम मोमेंट निकालोगे। अब मोमेंट कैसे निकलेगा, मैंने क्या बोला था, अब मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लोड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब लोड जो है हमारे पास वो 864/EI है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या है 8, जो कि नया था। सही है। 96 को अब छोड़ दो क्योंकि 96 हमारी हाइट थी, जहां लगाना था लगा दिया। अब 96 छोड़ दो, भूल जाओ। अब हम लोग नया मोमेंट, हमारे पास नया लोड आया तो नया मोमेंट निकलेगा। सही है। तो 864/EI मल्टीप्लाई बाय 8 फुट। सही है, 8 फुट था, 8 फीट था, तो 8 लोड मल्टीप्लाई बाय जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब देखो हम लोग क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं और RB जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो माइनस आएगा और RB आएगा
टोटल लेंथ कितनी है? अभी भी 18 ही है, लेंथ चेंज नहीं हुई है हमारी, लेंथ जो बीम की थी वो बीम की लेंथ ही रही, इक्वल्स टू 0। अब 864 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो गया? 6912 अपॉन EI। सही है, ये हमारे पास आया। फिर ये माइनस का था, उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा R डैश B 18। सही है, इसको डिवाइड कर दो 18 से, तो जब डिवाइड हो जाएगा तो R डैश B की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 384 अपॉन EI। सही है, ये हमारे पास एक नई वैल्यू आ गई जो कि थी R डैश B की, यानी कॉन्जुगेट की, जो कॉन्जुगेट के ऊपर हम मोमेंट निकाल रहे हैं उसकी। इसको भी यहां लिख देते हैं। सही है, यहां तक क्लियर हुआ। अब हम लोगों ने R डैश B निकाल लिया, तो जाहिर है अब हम लोग R डैश A भी निकालेंगे। सही है, ऊपर की तरफ लोगे पॉजिटिव, सबमिशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले ऊपर की कौन सी जा रही है? R डैश A, तो पॉजिटिव का R डैश A आएगा। फिर 864 EI नीचे की तरफ जा रहा है, तो 864 अपॉन EI। सही है, फिर R डैश B ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस R डैश B इक्वल्स टू 0। यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखो R डैश A की तो वैल्यू हमें पता नहीं है, मगर हमें R डैश B की वैल्यू पता है, जो कि हमने निकाल ली थी। क्या थी? 384 अपॉन EI इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व करो, तो ये क्या आ गया? R डैश A की माइनस 480 अपॉन EI इक्वल्स टू 0। अब इसको इक्वल्स टू के उधर ले जाओ, तो हमारे पास क्या आ गई? R डैश A की वैल्यू 480 अपॉन EI। सही है, ये हमारे पास R डैश A की, यानी कॉन्जुगेट बीम के R डैश A की वैल्यू आ गई। जब भी मैंने R डैश A लिखवाया ताकि तुम लोगों को पता रहे कि हम लोग कॉन्जुगेट बीम के ऊपर काम कर रहे हैं। 480 अपॉन EI। सही है, यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखो हम लोगों ने यहां तक R डैश A और R डैश B काम कर लिया। हम लोगों ने कॉन्जुगेट बीम के रिएक्शंस निकाल लिए, मोमेंट निकाल लिया खास तौर से इसके ऊपर। सही है, अब हम लोग मेन काम के ऊपर आते हैं, जो कि हमारा सवाल था। क्या था? स्लोप निकालना था थीटा A और थीटा B। अब देखो सबसे पहले थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1। सही है, अब थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है? थ्योरम नंबर 1 कहता है कि स्लोप ऑफ द रियल बीम, स्लोप ऑफ द रियल बीम equals to the shear of conjugate beam। ये थ्योरम नंबर 1 है कॉन्जुगेट बीम का। क्या है? स्लोप ऑफ द रियल बीम इक्वल्स टू द shear ऑफ कॉन्जुगेट बीम। सही है, अब थीटा ए, अब मैं एक स्टेप लिखूंगा और तुम लोग समझ जाओगे हो क्या रहा है। देखो थीटा ए इक्वल्स टू R डैश A। अब आई बात समझ में कि हम लोगों ने क्यों ये सब किया, इतना सब कुछ क्यों किया, किसके लिए किया? अब समझ में आ रहा है। थीटा इक्वल्स टू R डैश A। अब R डैश A क्या है हमारे पास? 480 अपॉन EI, 480 अपॉन EI। अब क्या था हमारे पास? जो कि EI था, ये देखो यहां पर जो कि EI था वो हमारे पास क्या था? इंचेस में था। इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना था। कैसे कन्वर्ट करोगे? 480 डिवाइडेड बाय E की वैल्यू क्या है? 30,000 मल्टीप्लाई बाय I की वैल्यू क्या है? 400, 400, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 400 जो EI की वैल्यू थी। अब 480 के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे 12 का स्क्वायर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा।
सही है, निकालो 480 मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर 30,000 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 400। यहां पर हमारे पास क्या आया 5.76 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ फीट। यहां पर अब हमारे पास कन्वर्ट हो गया, समझ रहे हो। अब हम लोगों ने 12 का स्क्वायर क्यों मल्टीप्लाई करवाया। अब देखो जैसे हम लोगों ने स्लोप ए को निकाला, वैसे हम लोग स्लोप बी को भी निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास वो भी था सवाल में रिक्वायर्ड। स्लोप बी इक्वल्स टू आर डैश बी। सही है, इसको हम डब्बे में बंद कर देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब आर डैश बी क्या था 384 अपॉन ई आई। यहां पर भी सेम काम करोगे 384 मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 400। सही है, 384 मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 400। तो हमारे पास क्या आ गया 4.608 10⁻³ फीट। अब समझ में आया थीटा ए और थीटा बी का काम क्यों आया, क्यों हम लोगों ने इतना सब कुछ किया। यहां पर हमारे पास एक नई वैल्यूज भी आ गई, थीटा ए जो कि क्या है 5.76 10⁻³ और थीटा बी जो कि क्या है 4.608 10⁻³ सही है। यहां तक क्लियर हुई बात। यहां तक कैसे किया हम लोगों ने, क्लियर हुआ। अब हम लोगों ने पार्ट ए सॉल्व कर दिया है कि हम लोगों ने थीटा ए भी निकाल लिया और थीटा बी भी निकाल लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने सवाल में। अब हमको क्या सवाल में दिया हुआ था कि दूसरा पार्ट क्या था कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है पॉइंट डी के ऊपर। ऐसा ही है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी पॉइंट डी के ऊपर। नंबर 2 जो कि हमारा मेन था, सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट मालूम करना था हमें डी पॉइंट के ऊपर। ठीक है। अब थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है, थ्योरम नंबर 2 कहता है डिस्प्लेसमेंट इन रियल इक्वल्स टू कॉन्जुगेट, मतलब मोमेंट इन कॉन्जुगेट। मतलब ये कि वो बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, अगर इसको आसान लफ्ज़ में लिख के दिखाऊं इक्वेशन की ज़बान में, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू मोमेंट एट कॉन्जुगेट। सही है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ठीक है, क्या था डेल्टा डी इक्वल्स टू मोमेंट कॉन्जुगेट। सही है। अब देखो यहां पर हमें बोल रहा है डी पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब डी पॉइंट के ऊपर अगर तुम लोग देखो तो ये 72 EI है। तो अब हम लोगों ने सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इसकी एक अलग डायग्राम बना लो ताकि आसानी हो जाए। सही है, ताकि आसानी हो जाए। यहाँ पर क्या है 72/EI है। सही है, वैसे ही कॉन्जुगेट बीम की तरह जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही एरोज बना दोगे। सही है। लेंथ कितनी थी 9 फुट, 9 फीट थी इसकी लेंथ। सही है, 9 फीट। और ये क्या था आर डैश बी। सही है, ये थी हमारे पास जो डायग्राम बनी थी। सही है। अब हम लोग जैसे हम लोगों ने टोटल बीम ली थी, ठीक है, उसका फिर हम लोगों ने टोटल लोड निकाला, वैसे ही अभी हम लोग करेंगे। कैसे टोटल लोड निकालोगे, हाफ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाफ ब्रेथ कितनी है 9 फुट मल्टीप्लाई बाय हाइट 72/EI। अब देखो गौर करो, जब हम लोग पूरी बीम के ऊपर लोड निकाल रहे थे, सही है, टोटल बीम के ऊपर लोड निकाल रहे थे, तब हम लोगों ने जो लेंथ ली थी वो एक तो 18 ली थी, और दूसरा जो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट का पीक पॉइंट था 96/EI, उसको हम लोगों ने हाइट कंसीडर किया था। मगर यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक टुकड़ा ले रहे हैं बीम का,
जो कि हम लोगों ने यहाँ प्लेस किया हुआ है, उसका जो पीक पॉइंट था वो क्या था 72/EI। तो हम लोगों ने उसको हाइट कंसीडर किया। आ रही है बात समझ में? हम लोगों ने उसको हाइट कंसीडर किया। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दो, इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे तो क्या आ जाएगा 324/EI। सही है, ये हमारे पास एक लोड आ गया। इसको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं 324/EI। सही है, ये एक लोड लग रहा है जो हमारे पास निकल गया। सही है, इसको मिटा देते हैं। अब देखो क्या याद होगा तुम लोग को, ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है जो कि लेंथ होती है अब डिवाइडेड बाय 3 से। तो ये 9 है, 9 को डिवाइडेड बाय 3 करो तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पर 3 फुट और यहाँ पर आ गया हमारे पास 6 फुट। सही है, आई बात समझ में? सही है। अब यहाँ पर जो है हमें ज़ाहिर है मोमेंट निकालना है जो कि मोमेंट एट डी है। सही है, अब यहाँ पर कॉन्जुगेट बीम के ऊपर मोमेंट निकाल रहे हैं तो हमें कुछ लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। पहले तो ये लिखो कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, सबमिशन मोमेंट इज इक्वल्स टू 0। अब देखो सबसे पहले क्लॉकवाइज MD है जो कि पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये जा रहा है क्लॉकवाइज 324/EI प्लस 324/EI। अब ये मल्टीप्लाई 3 फुट से होगा, क्यों? क्योंकि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर RB माइनस R' B मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स टू 0। इसको मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सही है, अब R' B के अंदर तुम उसकी वैल्यू पुट कर दो, MD प्लस 324 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आया 972 डिवाइडेड बाय EI माइनस R' B की वैल्यू क्या थी हमारे पास 384/EI मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स टू 0। अब 384 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दोगे तो हमारे पास क्या आएगा MD प्लस 972/EI माइनस 3456 डिवाइडेड बाय EI इक्वल्स टू 0। सही है, अब इन दोनों को माइनस कर दो, यहाँ कर लेते हैं बाकी काम। सही है, इन दोनों को माइनस कर दो, 972 माइनस 3456 EI। तो हमारे पास MD की वैल्यू क्या आई माइनस 2484 डिवाइडेड बाई EI इक्वल्स टू 0। अब तुम इसको उधर ले जाओ तो MD की वैल्यू क्या हो गई 2484 डिवाइडेड बाई EI। अब देखो हमारे पास थ्योरम नंबर 2 क्या था, डिस्प्लेसमेंट बराबर है MD के। तो जब MD की वैल्यू है तो डिस्प्लेसमेंट की भी यही वैल्यू होगी अपॉन EI। तो तुम्हारे पास यहाँ पर सेकंड पार्ट भी ख़त्म हो गया। सही है, ये सवाल था। अगर अब तुम चाहो तो EI के अंदर उसकी वैल्यू डालकर और उसको ज्ञात से डिवाइड करवाना 12 के स्क्वायर से, ताकि इनसे कन्वर्ट हो जाए वो। सही है, ये हमारे पास सवाल था। तो उम्मीद है तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करना, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।